हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने चैनल यस टेन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं। इससे पहले आवेश संबंधी, वैद्युत आवेश संबंधी आपके 2 थ्योरी पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं और उनसे संबंधित प्रैक्टिकल भी दिया जा चुका है। और यदि आप वीडियो न देखे हो तो एक बार जाइए, पीछे क्लिक करके वीडियो को देखिए। इसके बाद आपको यह वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि ऐसा प्रयास किया जाएगा कि आपको अभी से यह वीडियो समझ में आए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर देखा जाए आवेश की परमाणुकता की बात किया जाए, आवेश की परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश के गुणज ही संभव होता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी आवेशित वस्तु पर मूल आवेश का जो मान होता है वह पूर्ण गुणज ही संभव होता है, आंशिक गुणज संभव नहीं होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी प्रकृति में कोई भी वस्तुएं जो होती हैं वह एक पूर्ण संख्या में होती हैं, कभी आधे अधूरे नहीं होती हैं। जैसे पेड़ पौधे के जो भी पत्ते होते हैं, जो भी नेचर में पाया जाता है, वो सभी क्या होता है? एक पूर्ण गुणज होता है। 1 2 3 4 ऐसे नंबर में होता है, आधा अधूरा नहीं होता है। वैसे ही ये जो आवेश की परमाणुकता है यह आपको बताती है कि जो आवेश होता है एक पूर्णांक में होता है, न कि आधे अधूरे के रूप में होता है। जैसे +-1 आपको यहाँ देखिए आंशिक गुणज संभव नहीं होता है। इसका मतलब होता है जैसे कि ये आपको दिया गया 1.7 E 2.9 E, इन सब में संभव नहीं होता है। जो पूर्ण गुणज होता है वो ये होता है +-E +-2E +-3E, ऐसे ही करके +-NE के रूप में ही संभव होता है। कभी भी आवेश आधे अधूरे नहीं होते हैं। यही कहलाता है आवेश की परमाणुकता। अब इस पर हम बात करेंगे आपको मूल आवेश। हालांकि यहाँ पे थोड़ा क्रम बदल गया है, लेकिन पहले हमको रखना चाहिए था मूल आवेश, लेकिन इसमें पहले आपका आवेश की परमाणुकता आ गया है। फिर भी कोई बात नहीं, आगे देखा जाए क्या है मूल आवेश। मूल आवेश, इसकी भी खोज सबसे पहले मिल्टन ने 1909 में मूल आवेश के बारे में बताया। इसके बाद मिल्टन ने ही आवेश की परमाणुकता को ही बताया। जस्ट इससे पहले जो हम बात किए उसको भी मिल्टन ने ही बताया था, आवेश की परमाणुकता को। ऐसे ही मूल आवेश, पहले मूल आवेश आया, फिर उसके बाद आवेश पर और मिल्टन अध्ययन किए और आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, मतलब वो किस संख्या में रहता है, उसके बारे में भी बताए। तो बात किया जाए मूल आवेश किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश ही क्या कहलाती है? मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश स्थित होती है उसी को कहते हैं मूल आवेश, या इलेक्ट्रॉन आवेश भी उसको कहते हैं। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन में जो आवेश का मान होता है 1.62 × 10⁻19 कूलम। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे आवेश के आगे यहाँ माइनस भी लगता है, इसको भी ध्यान देना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसका पता किसने लगाया था? मिल्टन ने 1909 में। इसके बाद उन्होंने आवेश की परमाणुकता दिया, जो इससे पहले हम बात की। अब इसके बाद हम बात करेंगे आवेश संबंधी काफी आपको जानकारी दी जा चुकी है। अब हम आते हैं कि आवेश में जो अट्रैक्शन होता है, जो रिपल्सन होता है, अर्थात जो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, उनमें जो बल कार्य करता है वो कितना होता है, किस आधार पर निकलता है, उसकी बात करेंगे। चलिए देखा जाए। अगर हम बात करें कूलॉम्स लॉ की, इसकी खोज किसने किया? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलॉम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने इस नियम की खोज किया कि 2 आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है वह कितना होता है और किस प्रकार से होता है। तो और उन्होंने ये जो मान ज्ञात किया वह किस पे ज्ञात किया? उन्होंने सर्वप्रथम 2 आवेश लिया, ये और ये 2 आवेश, उन्हीं दोनों आवेश पर अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद वो पता लगाए कि यदि 2 समान आवेश हो तो उनके बीच जो कार्य करता है बल वो प्रतिकर्षण होता है, और यदि विपरीत आवेश हो तो उनके बीच जो बल कार्य करता है वो आकर्षण बल कार्य करता है। इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दिया हूं और इसका आपको प्रैक्टिकली बताया गया है।
तो उनके बीच जो बल कार्य करता है वह कितना होता है उन्होंने बताया। यदि यहां देखा जाए परिभाषा से, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी के आधार पर इस नियम को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा गया, क्योंकि यदि आवेश की मात्राएं बढ़ाई जाएं तो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल होगा वो बढ़ेगा। इसीलिए F प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। यदि दो आवेश हो उनके बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो आकर्षण बल घटने लगता है, इसीलिए जो बल होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने एक डेरिवेशन को भी सिद्ध किया, उसको आइए देखते हैं। तो परिभाषा हम बात कर लिए, सामने लिखा हुआ, और उस परिभाषा में यह भी खासियत होना चाहिए कि जो आवेश होगा उनके बीच जो बल कार्य करेगा एक रेखा के अनुदिश होगा, एक रेखा के अनुदिश होगा। चलिए अब बात करते हैं। यदि दो समान समान चिन्ह के आवेश हो तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत चिन्ह के आवेश होंगे उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल कार्य करेगा। परिभाषा क्या है? दो समान अथवा विपरीत चिन्ह के आवेश हो, दो समान अथवा विपरीत चिन्ह के आवेश हो तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे इस F1, ये अगर यहाँ इस पहले के लिए बात किया जाए तो इस पे जो बल होगा उसको हम बोलेंगे F12, मतलब पहले पर बल दूसरे के कारण वेक्टर लगेगा, और इसको बोलेंगे F21, मतलब दूसरे पर बल पहले के कारण। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये बल होगा दोनों आवेशों का बल एक ही होगा, इसीलिए वेक्टर रूप में अगर देखेंगे तो F12 बराबर होगा, मान लगाएंगे यहाँ पर F21 के, यहाँ भी मान लगाएंगे, और बराबर क्या होगा F के। तो इसी के बारे में अब हम यहाँ लिखते हैं कि दो समान चिन्ह अथवा विपरीत चिन्ह के आवेश हों उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस आधार पर अगर हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखें तो क्या होगा? तो आएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक नियतांक लगेगा F इक्वल टू A Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस A को हम क्या बोलेंगे? जहां A बराबर कूलाम स्थिरांक होगा। क्या कहलाएगा? कूलाम स्थिरांक कहलाएगा। इसका मान, यह प्रैक्टिकली वैल्यू है, यह प्रयोगात्मक वैल्यू है, इसको फाइंड नहीं किया जाता है। इसका मान हम ये मानते ही हैं कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये मानते हैं कि इतना होता ही है। और यह जो हम बात कर रहे हैं अभी, यह मानकर बात कर रहे हैं कि यह कहाँ है? निर्वात में है।
तो ए क्या है, कूलाम स्थिरांक, उसका वैल्यू 1/4πε0। यह प्रयोगात्मक वैल्यू है, इसको फाइंड नहीं किया जाता है। इतना माना जाता है कि समानुपाती के स्थान जो ए है उसका मान ये होता है। चलिए आगे देखा जाए। तो अगर हम इसके स्थान पर रख दें यहाँ पर, तो हमारा बल क्या निकल कर आ जाएगा, बल F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये हमको क्या मिल गया, कूलाम का बल मिल गया। ये कूलाम का बल मिल गया। अभी इसमें और कुछ बाकी है। ये हुआ बल। अगर हम ये बात करें कि जो कूलाम स्थिरांक है उसका मात्रक क्या होगा, तो उसके मात्रक के लिए हम नेक्स्ट पेज को लेते हैं। तो क्या था, ए बराबर 1/4πε0 था, ये था। और ये किसके आधार पे आया, किसके स्थान पे आया था, हमारा जो बल था F इक्वल टू A Q1 Q2 अपान R स्क्वायर था। A का अगर मात्रक निकालना चाहें, A का अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो क्या होगा, A को रोक लिया जाए तो F में R का मल्टीप्लाई होगा, F इंटू R स्क्वायर होगा अपान Q1 Q2 इनके बटे में आएगा तो Q1 बटे Q2 होगा। और A का मात्रक क्या बनेगा, चूंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसका मात्रक लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का स्क्वायर। यह किसका मात्रक हुआ, यह कूलाम स्थिरांक A का मात्रक हुआ। आप या इसको कह सकते हो यह मात्रक 1/4πε0 का मात्रक हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि जो 1/ε0 या ε0 आया वो किसके स्थान पे आया है। यह बल तब आया है जब ये दोनों आवेश कहाँ रखे थे, वायु में या निर्वात में रखे थे। तो फिर से बात करते हैं, बात कुछ और फाइंड करना है हमको। वायु या निर्वात के लिए बल जो होगा, या इसको कूलाम का बल कह सकते हो, कूलाम बल F0 होगा। तो इस आधार पर हम क्या रखेंगे, F0 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो गया। यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में न होकर किसी माध्यम में रखे हों, तो उसके लिए यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो क्या होगा, भाई, कूलाम बल F इक्वल टू 1/4πε, जहां एप्सिलॉन क्या है, माध्यम का विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता।
आवेश हमारा वही है, तो Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर होगा। अब होता क्या है, उधर दो इक्वेशन था, इसको मान लिया जाए ये तीसरा इक्वेशन है, और इसको मान ले चौथा इक्वेशन है। तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से एफ नॉट बटे एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ नॉट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बटे एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये इधर से ये इधर से कट गया, ये इससे कट गया, तो आया क्या, एफ नॉट बटा एफ इक्वल टू क्या बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट बटे 1/एप्सिलॉन। चौथा पद ऊपर जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो एफ नॉट बटे एफ इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। ये हमको एक नया मान मिल गया, ये भी आपको याद रखना होगा। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्या पूछता मैं बता रहा हूं आपको। होता क्या है कि एफ नॉट बटे एफ बराबर नियतांक होता है, जिसको क्या मानते हैं कि एफ नॉट बटे एफ बराबर नियतांक होता है, जिसको मानते हैं के। तो इसके जगह पर हम रख सकते हैं के, एफ नॉट बटे एफ की जगह पर क्या रख सकते हैं के। ये चलिए थोड़ा नेक्स्ट पे लेते हैं, नहीं चलिए थोड़ा सा यही देख लेते हैं, अगर यही हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो यहां रखा जाए के इक्वल टू आया आपका एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस आधार पर एप्सिलॉन इक्वल टू आया एप्सिलॉन नॉट इंटू के। आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछता है कि दिखाइए कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो आप इस प्रकार से कूलाम के बल के आधार पर निकालोगे। हमने थोड़ा सा पीछे आपको दिखाते हैं कि पीछे हमने क्या किया। पीछे कूलाम की परिभाषा को देखा और कूलाम के परिभाषा के आधार पर कूलाम का बल कैसे प्राप्त करेंगे हमने उनको देखा। ये कूलाम का बल आ गया और ये जो होता है आपका कूलाम स्थिरांक होता है। इसका हमने आगे चलकर मात्रक देखा, कैसे निकालना था वो मात्रक देखा इसका। फिर अब आगे चलकर हम बात कर रहे हैं कि यदि आपसे पूछता है कि एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन 0 में क्या संबंध होता है, अगर पूछता है तो हम आगे ऐसे फाइंड करेंगे। एक बार वायु के लिए या निर्वात के लिए हम बल को देखेंगे, फिर यही जरूरी नहीं है कि यह दोनों आवेश निर्वात या वायु में ही रखे हों, इनको किसी अन्य माध्यम में भी रखकर हमने देखा बल क्या होगा, बल ये होगा। इस आधार पर दोनों का भाग किया और हमने ये रिजल्ट पाया। और इसके बाद एफ नॉट बटे एफ बराबर होता है नियतांक, जिसको कहा गया के, जहां के क्या है, माध्यम का पैरावैद्युतांक। तो हम पहुंच गए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये भी आपको डेरिवेशन पूछता है, याद रखना होगा। जहां के माध्यम का परावैद्युतांक होता है और एप्सिलॉन क्या होता है,
माध्यम माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता यहां तक। और हम अब देखते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अगर हम बात करें कि एप्सिलॉन जीरो का मान कैसे निकालेंगे, हम ये मानते हैं कि दो जो बिंदु आवेश हैं Q1 तथा Q2 वो एक एक कूलाम के हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल है वह कितना होगा? वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो होगा, या उसी का मान होता है 9×10⁹। चलिए कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन हमारा है कि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम हो। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर हो, तो क्या होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1/1/1 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो होगा। और इसका प्रैक्टिकली मान होता है, आपको याद रखना होगा कि इसका प्रैक्टिकली जो मान होता है 9×10⁹ होता है। मात्रक क्या होगा? जस्ट कुछ पहले देखें, ये देखिए मात्रक इसका हमने क्या निकाला था? A, यही तो A था। इसका मात्रक क्या निकाला था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। A किसको माने थे? यही A है, और वहां भी मैंने इसी को ही लिखा है, इसी को ही लिखा है, और यही होता है आपका A, और उसकी वैल्यू याद रखना होगा, ये होता है। और मात्रक क्या हुआ? मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। तो बल का जो है इसका मात्रक ये होता है। तो यहाँ पे हमने बल क्या निकाला? हमने जो बल निकाला वो निकाला 9×10⁹ न्यूटन। मैं ये किसका मात्रक बताया? मैंने ये मात्रक बताया A का, ना कि बल का। बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। तो इस आधार पर अब हम आगे करना क्या चाहते हैं? आगे हम एप्सिलॉन जीरो का मान कैसे प्राप्त करेंगे उसको देखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो K है माध्यम का परावैद्युतांक है, उसका मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बता दे रहे हैं आपको। K का मान क्या क्या हो सकता है पहले हम देख लेते हैं। K का मान वायु के लिए K का मान 1.00054 लगभग इसको 1 मानते हैं, और निर्वात में K का मान 1 होता है, और अधातुओं के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। और अधातु में मैं अगर एग्जाम्पल आपको एक आठ दिखाऊं कि अधातु के एग्जाम्पल में जैसे कागज की बात किया जाए, कागज के लिए K का मान होता है 3.5,
अगर और आपको जानना होगा तो और देख लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं। जल के लिए के का मान 80 होता है। और अगर बात किया जाए कि धातुओं के लिए क्या होता है, तो धातुओं के लिए के का मान, धातु के लिए अगर पूछा जाए के का मान क्या होता है, धातु के लिए, तो धातु के लिए याद रखना होगा के का जो मान होता है वह इनफाइनाइट होता है। जब के का मान इनफाइनाइट होगा धातु के लिए, तो यदि दो आवेशित वस्तु हैं उनके बीच यदि कोई धातु रख दोगे तो होगा क्या कि उनके बीच जो कार्य करने वाला बल होगा वह शून्य हो जाएगा, क्योंकि धातु आ जाएगा उसको अनावेशित कर देगा, उनके बीच कोई बल लगेगा ही नहीं। जैसे कि यदि कोई आवेशित वस्तु हो, उस पर यदि कोई धातु को टच कराओ तो आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है, और आवेश यदि ज्यादा आवेश कम मात्रा में है, यदि धातु बड़ी है आवेश का स्थानांतरण ज्यादा हो जाएगा, तो इस प्रकार से जो बल होगा वो बहुत कम हो जाएगा, लगभग उसको शून्य मान लेते हैं। तो याद रखना होगा यदि के का मान धातु के लिए इनफाइनाइट होता है, इसीलिए यदि दो आवेशित वस्तु हैं उनके बीच यदि कोई धातु रख दिया जाए तो कार्य करने वाला जो कूलाम का बल होता है वह शून्य हो जाता है। कैसे? क्योंकि के का मान धातु के लिए अनंत होता है, और अनंत है के कहाँ होता है, के F = 1/4 पाई एप्सिलॉन के नीचे होता है, और के का मान इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। तो आप ये भी देख लीजिए, आप मैं दिखा दे रहा हूं कि अगर हम बात करें वायु के लिए बल की, अगर बात करें वायु के लिए अगर बल की बात करें तो बल F0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/r² होता है। लेकिन माध्यम के लिए बात किया जाए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 और Q2/r² होता है। तो अगर हम यहाँ माध्यम के लिए बात करें, इस मीडियम के लिए बात करें, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन की जगह पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू के। तो यहाँ पर मैं माध्यम के लिए बोलूंगा तो Fm बराबर, मतलब माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे ये रख दोगे तो एप्सिलॉन 0 के और Q1 Q2/r² हो जाएगा। ये प्रक्रिया हो जाएगी। हम बात कर रहे थे कि एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालें उसकी। चलिए नेक्स्ट पेज में हम एप्सिलॉन नॉट का मान, क्योंकि हम यहाँ तक जान चुके हैं कि F की वैल्यू यदि Q1 1 कूलाम हो, Q2 1 कूलाम हो, बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो जो बल कार्य करेगा वो 9 × 10⁹ होगा। तो इस आधार पे हम एप्सिलॉन 0 का अब मान प्राप्त करेंगे। यदि यह वीडियो लंबा लग रहा हो तो हम यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एप्सिलॉन 0 का मान कैसे निकाला जाएगा इसकी आगे बताते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कुछ वैल्यू ज़्यादा, आंकड़े ज़्यादा आ चुके हैं और कम समझ में आएगा। तो इसलिए हम आगे कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एप्सिलॉन 0 का मान कैसे प्राप्त करेंगे उसको बता देंगे। तो यदि यह अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, आपको कंटिन्यू यह वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।